हेलो दोस्तों, नमस्कार और वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो योर रुपीस। आज का वीडियो बनाया गया है इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल्स को लेकर। इसको लेकर सबसे पहले हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो हर इन्वेस्टर की मस्ट रीड लिस्ट में आता है और साथ ही हर एक ऑल टाइम फेवरेट है, चाहे वो आप पर्सनल फाइनेंस का है या फिर इन्वेस्टिंग के वर्ल्ड में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम ने इस बुक को लिखा है और इन्हीं को वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर भी जाना जाते हैं इनकी नॉलेज की वजह से। तो चलिए 10 से 15 मिनट में हम समझ लेते हैं। तो रेडी हो जाइए क्योंकि आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन्वेस्टमेंट के फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हम समझेंगे कि इन्वेस्टिंग होता क्या है। सो इन्वेस्टिंग का मतलब है कि अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी एसेट्स क्लास में। एसेट्स की बहुत क्लासेस होती हैं, जैसे कि हम बात करेंगे स्टॉक्स जो कि हाई रिस्की रहते हैं, बॉन्ड्स जो कि सिक्योरिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं, एंड रियल एस्टेट जहाँ पर हम सभी ने इन्वेस्ट किया होगा मेरे ख्याल से। और यही बात रहेगी, हम बात करें इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कौन होता है, तो हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वो होता है जिसमें वो अपने पैसे को केयरफुली और वाइजली इन्वेस्ट करता है। केयरफुली मतलब अपने रिस्क को मिनिमाइज करता है और साथ ही साथ अपना जो प्रॉफिट है, अगर हम रिस्क के साथ साथ हमारा जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट होता है, तो अपने प्रॉफिट को वो मैक्सिमाइज करके चलता है। तो वो होता है हमारा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अब हम बात करेंगे इसके बाद कि ग्राहम के हमारे तीन तीन प्रिंसिपल्स होते हैं। ग्राहम ने हमें तीन इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल्स बताए हैं जिन पे चलने पे आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी नुकसान नहीं होगा, लॉसेस आपको लेने ही नहीं पड़ेंगे। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है मिस्टर मार्केट। ग्राहम ने एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया है जिसमें कहा गया है कि मिस्टर मार्केट, ये है हमारे मिस्टर मार्केट। सोचो कि आपके पास एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम मिस्टर मार्केट है और वो हर रोज आता है और कभी आपके पास प्राइस लेके आता है। जब उसका मूड अच्छा होता है तो हाई प्राइस और जिसका मूड बेकार होता है तो लो प्राइस। लेकिन ये तो अगर वो आपके पास आ रहा है और आप उसके मूड के ऊपर डिपेंड ना रह करके आप अपने एनालिसिस से डिसाइड करेंगे कि आपको कब उससे डील करनी है उस बिजनेस पार्टनर से। जब हाई प्राइस हो तो उसको साफ रिफ्यूज कर देना, उस प्राइस पे आपको अच्छे इन्वेस्टर को बाय नहीं करना है। और जब उसका प्राइस लो हो तब आपको उसके प्राइस को बाय करना है। यही होता है एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का। तो इसमें हमने बात करी कि हाउ टू एनालाइज द मार्केट। आपको एनालाइज करके ही डिसाइड करना है कि कब मुझे मार्केट में एंट्री लेनी है। एनालाइज करने के लिए हमारे पास बहुत सारे की फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि फर्स्ट की फैक्टर अगर हम बात करें, जो वो है सबसे पहले इसका सेक्टर, कि कंपनी का सेक्टर कौन सा है, कौन सा सेगमेंट में बिलोंग करता है। तो अगर वो आप उस कंपनी के सेगमेंट को अगर एनालाइज करोगे कि फ्यूचर ग्रोथ उसमें कितनी है। जैसे कि हम बात करें रिलायंस, रिलायंस रिटेल में भी है, रिलायंस अभी जियो में भी है, जो फ्यूचर में आपको मालूम है। जैसे कि पीडीलाइट, पीडीलाइट केमिकल सेक्टर में अपने आप में लीडिंग ब्रांड है। फेविकॉल आपने सुना होगा। साथ ही साथ आप बात करें जैसे कि और भी बहुत सारे हैं, मारुति, पहले मारुति के ही ब्रांड चल, मारुति जो कार अपने आप में एक ब्रांड होता था। मारुति की सर्विस सेंटर की वजह से आज भी मैंने भी अपनी गाड़ी जो खरीदी है वो मारुति की है। तो सबसे पहला हो गया कंपनी सेगमेंट, जो आपको फ्यूचर में लगता है आगे भी चलेगा। सेकंड हमारा रहता है इसके कंपटीटर्स। क्या वो उसके कंपटीटर्स कितने हैं, क्या वो अपने कंपटीटर को बीट कर पाएगा, क्या वो मोनोपोली है। सबसे बेस्ट है अगर वो मोनोपोली, मोनोपोली मीन्स कि वो अपने सेगमेंट में लीडर भी है और अकेला भी है। लाइक आईआरसीटीसी, लाइक आप कह सकते हो आईईएक्स। बट वहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेशन है, इसलिए वहाँ पर मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगा कि वो मोनोपोली है, बट वहाँ पर गवर्नमेंट के रेगुलेशंस है। सो ये हमने बात की कंपटीटर, ये सेकंड की फैक्टर्स। थर्ड की फैक्टर है हमारा फाइनेंशियल ट्रेंड्स। बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रेंड्स होते हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड करते हो कि ये कंपनी हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसकी हिस्ट्री। अब हिस्ट्री से ही आपके हिस्ट्री के जो फाइनेंशियल ट्रेंड्स होते हैं उससे। तो फाइनेंशियल ट्रेंड्स में क्या क्या आते हैं, सब फाइनेंशियल टर्म्स में आपके आते हैं, सबसे पहले आता है कि उसका
जो टर्नओवर है, जो रेवेन्यू है, वो कितना है। आप अगर उसकी डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी या फिर पास से भी आपके रिकॉर्ड देख रहे हैं कि उसकी डिमांड है, रेगुलरली है, तो उसके रेवेन्यूज लगातार इंक्रीमेंटल हैं, तो आपको उसको चूज करना है। सेकंड, अगर रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, साथ में उसके प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके रेवेन्यू तो बढ़ रहा है बट उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कुछ नहीं निकल के आ रहा, तो उनके खर्चे ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब कि वो बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि प्रॉफिट नहीं निकाल पा रही। थर्ड, हमारा जो पॉइंट होता है वो होता है प्रॉफिट के बाद हमारे उसके कि वो मार्केट लीडर है कि नहीं। मार्केट लीडर होना बहुत जरूरी है। मार्केट लीडर नहीं तो आपके टॉप 4 में होना चाहिए, मतलब आपके टॉप कंपनीज में होना चाहिए, उनके कंपटीशन में, मींस कि 4 जो टॉप के 4 ब्रांड्स हैं वो आपकी उनमें से होना चाहिए। थर्ड, फोर्थ हो गया हमारा, जो फोर्थ है वो है हमारा डेब्ट फ्री। इट मीन्स कि उसने एक लोन लिया है, या लोन लिया है तो कितना लोन लिया है। और मेन तो अगर आपको चूज करनी है तो मैं तो ये, मेरी राय तो यही रहेगी कि वो डेब्ट फ्री होनी चाहिए, उसके पास कोई लोन नहीं होना चाहिए। अगर लोन नहीं है तो अच्छे से वो कैश फ्लो को यूज कर पाएंगे, जितना भी प्रॉफिट आ रहा है उसको अपने ग्रोथ में यूज कर पाएंगे, अदरवाइज वो सारा का सारा पैसा उसके इंटरेस्ट में चले जाएगा। तो ये थर्ड की। फोर्थ हमारा जो की फैक्टर है वो शेयर होल्डर्स है। अब शेयर होल्डर्स बहुत तरह के होते हैं। शेयर होल्डर मतलब कि उनको किस किस कंपनी ने या किस किस तरह के इन्वेस्टर्स ने उस पर बाइंग रखी हुई है अभी तक। सबसे पहला होता है प्रमोटर। प्रमोटर जिसकी कंपनी होती है, अगर कंपनी जिसकी है और वो प्रमोटर उसमें है, और सबसे ज्यादा परसेंटेज उसी की होनी चाहिए, क्योंकि जब प्रमोटर का कॉन्फिडेंस है अपनी कंपनी में तो ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रमोटर का कॉन्फिडेंस नहीं है और हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें जिसमें प्रमोटर ही खुद बेच बेच के सेल करके जा रहा है, तो उस पर हमें बाइंग नहीं करनी है। सेकंड है एफ आई होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, जो बाहर से हमारे पास पैसा आता है वो, ये भी अच्छे की फैक्टर्स होते हैं। थर्ड, हमें देखना चाहिए डी आई एस हमारे होते हैं म्यूचुअल फंड्स, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं वो। और फोर्थ जो होते हैं पब्लिक। लेकिन पब्लिक को हमें हर समय देखना है कि वो उनका कम ही परसेंटेज हो तो ही सही है, क्योंकि पब्लिक खरीद खरीद के कई शेयरों में जो बेकार होते हैं उनमें वो बोर्ड मीटिंग में बैठने लायक हो जाते हैं, इतने शेयर हो जाते हैं उनके पास। मैं तो अवॉइड, मेरी तरफ से आपको यही सजेशन है कि उसको अवॉइड करिए जहां पर पब्लिक का शेयर होल्डिंग पैटर्न ज्यादा है। लास्टली जो फैक्टर है वो है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट पे ही सारा कुछ होता है। अगर प्रॉफिट निकल के आ रहा है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट अच्छा है, कभी भी आपको डिस्प्यूट में नहीं दिख रहा है, कभी भी कोई रेड फ्लैग नहीं है, तो और मैनेजमेंट अच्छा है तो ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस कंपनी में। ये था हमारा एनालाइज करने का की फैक्टर्स। अब बात करते हैं थर्ड प्रिंसिपल की, जो कि है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जिसमें ग्राहम ने बताया है अपनी बुक में कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर स्मार्ट इन्वेस्टर लेके चलता है तो उसको जो रिस्क का अपने रिस्क फैक्टर है, वो रिस्क फैक्टर अपने आप ही मिनिमाइज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए कि एक स्टॉक है, उस स्टॉक में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग टर्म में बात करें, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एक प्राइस सेट करते हैं। उस प्राइस को कहते हैं फेयर वैल्यू। उस फेयर वैल्यू पे आपने डिसाइड किया कि मैं उस शेयर को मैं उस प्राइस पे खरीदूंगा, बट आपको वहां नहीं खरीदना है, आपको एक मार्जिन लेके चलना है। मान लीजिए वो 100 रुपीज का शेयर है, आपको एक अपनी एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन लेके चलना है। ये जो गैप होगा, जो 70 में खरीदना है 100 का, वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। और इससे नीचे जितना भी आएगा वो आपका बाय जोन है। आपको यहाँ पर खरीदेंगे तो आपको 110% प्रॉफिट होगा। वो भी प्रॉफिट जो होगा वो भी, जो उस प्रॉफिट का जो क्वांटिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी आपकी। तो ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इससे इस रूल को आप नहीं तोड़ेंगे तो गारंटेड आप कभी भी हायर प्राइस पे बाय नहीं करेंगे। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हम एक केमिकल कंपनी का जिसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। ये केमिकल सेक्टर में बिलोंग करती है और इस मार्केट कैप देखिए इसका लीडर है, ये अपने
सेगमेंट में, और इसकी ROIC देखिए 26.13 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, और ये अपने आप में लीडर है, लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग इन एडेसिव सेगमेंट, नंबर 1 कह सकते हैं। तो हमने पहले सेगमेंट की बात करी, सेगमेंट में भी हमने लीडर उठाया, जैसे कि हमने प्रिंसिपल की बात करी थी। तो ये आप देख लीजिए, सेकंड नंबर पे SRF है। फिर उसके बाद देखिए, फिर आते हैं 3 4 5 6 7, 7 में लास्ट में टाटा केमिकल। बट हम लीडर की बात करेंगे, यहाँ पर नंबर 1 है, आपको नंबर 1 पे करें, आप किसी की भी उठा के देख लीजिए, 26.13 जो ROCE है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, है ही नहीं किसी की। तो इसलिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऐसे ही नहीं बताए गए, ग्राहम के प्रिंसिपल ही फॉलो करके वॉरेन बफे भी आज जो जिस लेवल पे हैं वो उनके प्रिंसिपल पे ही चल के हैं। नेक्स्ट आप इसके देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड, जैसे कि हमने उसमें फाइनेंशियल ट्रेंड भी डिस्कस की थी जब हम स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहे थे। तो फाइनेंशियल ट्रेंड में देखिए, इनके हम क्या देखेंगे, रेवेन्यूज देखेंगे, रेवेन्यूज की वैल्यूज हम थाउजेंड्स एंड करोड़ में देखेंगे। अब देखिए किस टाइम में कैसा था, देखिए 19 में देखिए 7.23 थाउजेंड करोड़ में, उसके बाद 7.45, उसके बाद 7.38, अब 9.97। इवन दो यहाँ पर आपका जो रॉ मटेरियल है वो भी बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी इन्होंने रेवेन्यू अच्छा दिया है। जो अच्छी कंपनी वो अच्छा करती है, इसलिए आप कभी भी मत सोचिए कि आपको जो 1-2 रुपए में अभी जो पेनी स्टॉक्स में मिल रहे हैं 1-2 रुपए में, वो आपके चल के बहुत ज़्यादा प्राइस में बिकेंगे नहीं। वो सारा डिपेंड करता है उसके बिजनेस पे, उसके प्रॉफिट मार्जिन पे, उसके रेवेन्यू पे, कितनी डिमांड है। और वही चीज़ हमारे PE में दिखती है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो में। तो यहाँ पर देखिए इनकी अर्निंग भी बढ़ी है, रेवेन्यूज बढ़े हैं, साथ में प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है। देख लीजिए 19 में, 20 में, 21 में, 22 में इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। ये थी फाइनेंशियल ट्रेंड, ये भी पॉजिटिव है, इसमें भी इंक्रीमेंटल है। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं, इसमें आपको साफ दिख जाएगा कि इसमें प्रमोटर की होल्डिंग कितनी है। देखिए 69.94, देखिए बहुत ही ज़्यादा। ये जब उनके पास पूरे बिजनेस की है और वही रखते हैं अपने पास की, और वही अपने शेयर पे कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, तो ऑब्वियसली आपको भी कॉन्फिडेंस दिखाना चाहिए और उसमें बेझिझक आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट आप देखिए रिटेल, देखिए सिर्फ 10% है, यहाँ पर ज़्यादा रिटेल आते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको लुभावने ऑफर नहीं दी जाते कि पेनी स्टॉक बहुत गिर गया है, नीचे चीपेस्ट मिल रहे हैं, नहीं। ये अपने फेयर वैल्यू से थोड़े से नीचे आपको मिल सकते हैं, वो भी कभी कभी मिलते हैं। ओके, तो यहीं से आपको क्वालिटी शेयर का पता आइडेंटिफाई कर सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी। नेक्स्ट आप देखिए, अब यहाँ पर इसके चार्ट को देख लीजिए, किसी ने ये चार्ट है जो इसकी प्राइस जनरली लॉन्ग टर्म में, देखिए क्या इंक्रीमेंटल प्रॉफिट दिया, जबरदस्त प्रॉफिट है। अब देख लीजिए यहाँ से 2004 से देखिए कितना था ये प्राइस, ये नियर अराउंड मुझे याद है, तो मैंने इसका चार्ट जो देखा था वो 40 के अराउंड था। आज देख लीजिए 20, ये गिरने के बावजूद है यहाँ पर 2353 रुपीज़ का भी चल रहा है। आप अगर यहाँ से निकालेंगे तो हर साल इसने पैसा दुगना किया है, हर साल, हर साल एक तरह से। ये आप देखा जाए तो उससे अगर 2004 से आज 2013 है, 20 साल मान लीजिए, 20 साल में 20 गुना उसने पैसा कर दिया, लगभग लगभग इसने। आप देखिए कि कितना होता है 40 का 10%, 10 गुना 400। आप इमेजिन करिए 10 20 400 800, आप उससे भी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेरा जो अल्टीमेट, जो मेरा गोल था इस वीडियो का, वो ये आपको समझाने था कि आपको जो ग्राहम के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करिए, वैल्यू इन्वेस्टिंग कीजिए, और आप लॉन्ग टर्म में आप देखिएगा इसका मैजिक, जो कंपाउंडिंग का जो दिखेगा आपको मैजिक, आपका कहाँ से कहाँ चले जाएगा, आपका जो प्रिंसिपल है वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, आप ये मतलब सोच भी नहीं सकते, जो कंपाउंडिंग का जो मैजिक होता है उससे। और यहाँ पर आप इनके ये देख लीजिए, कंपाउंडेड सेल ग्रोथ देखिए ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, लॉन्ग टर्म में देखिए आप 12% का दिया है इसने, गजब का है। प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए 14% का आप एनुअल इंक्रीमेंटल देखिए कंपाउंड में दिया है आप। और यहाँ पर CAGR देखिए, वाह, 10 ईयर में आपको दिखेगा 24%, जो कि आपको 24% मीन हर 3 साल में आपका
जो पैसा है वो डबल होगा। ये एक रूल कहते हैं, ये भी रूल होता है डिवाइड बाय 70 डिवाइड बाय जितने आपका परसेंटेज है, जैसे 24 है डिवाइड बाय 24, तो 70 के नियर अराउंड 303 आ रहा है, तो 3 साल में आपका पैसा डबल होगा। ये थे एग्जाम्पल बताने के लिए, और कि ये हर इन्वेस्टर के लिए अपने गोल्स होते हैं और रिस्क टॉलरेंस भी अपना होता है, और इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन भी होते हैं सबके अपने अपने हिसाब से। आप अपने गोल फिक्स करिए, आपको कब तक इन्वेस्टमेंट रखनी है, कब आपको पैसा चाहिए बच्चों की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए। इसलिए आपको अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्ट के अनुसार ही इन्वेस्ट करना चाहिए। और यही इस चीज़ के लिए आपको कोई अलग से कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं। ये ये रूल्स सिंपल है। यहाँ पर कोई डिग्री, कोई आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।